Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important concept of Civil Procedure Code. लास्ट जो हमारी क्लास थी सिविल प्रोसीजर कोड की वो इम्पोर्टेंट टर्म्स पे थी और मैंने अपने नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूरा डिटेल डिस्कशन उसका बता दिया कि किस तरीके से कहाँ पर किसी को आप प्लेंट कहेंगे, किसको आप रिटन स्टेटमेंट कहेंगे, किसको आप प्लेडिंग कहेंगे। तो हर प्रकार के जो डाउट्स है मैंने अपनी तरफ से क्लियर करने की कोशिश की है। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर आपने वो वीडियो एंटरटेन कर लिया है तो फर्दर जो है हम आज के लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले आप जाकर वो वीडियो कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ही आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा। चलिए आज का लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था, लास्ट से लास्ट लेक्चर में प्रिलिमिनरी जो ये सीपीसी के पार्ट्स की बात हो रही थी। प्रिलिमिनरी है, फिर 11 पार्ट्स है, फिर 1 शेड्यूल है, फिर नंबर ऑफ सेक्शन 158 है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स 51 है। और जो सेक्शन और ऑर्डर के बीच में डिफरेंस बताया था कि सेक्शन जो है वो जनरल प्रोविजंस जो होते हैं, प्रिंसिपल जो होते हैं जुरिसडिक्शन के, वो बताता है, जबकि ऑर्डर रूल जो है वो प्रोसीजर और मेथड को बताता है कि जिससे सिविल प्रोसीडिंग गवर्न की जाती है इंडिया में। फिर कब एनफोर्समेंट में आया 1 जनवरी 1909 को, और ये नागालैंड और ट्राइबल एरिया के अलावा पूरे के पूरे इंडिया पर अप्लीकेबल होता है। और सबसे पहली चीज की जो सूट होना चाहिए वो सिविल नेचर का होना चाहिए। फिर इंपॉर्टेंट टर्म्स में हमने किया एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन क्या होता है? टू एडजुडिकेट मीन्स टू डिसाइड ऑन ए मैटर। मैं दोबारा थोड़ा सा मोटा मोटा इसको रिवाइज करवा देती हूँ कि इसका मतलब होता है टू डिसाइड ऑन ए मैटर, और आपको ये कह सकते हो कि मेरिट्स पे होता है। राइट्स क्या होते हैं? लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट होता है, किसी व्यक्ति का इंटरेस्ट है उसे राइट बोला जाता है। प्लेंट क्या होता है? प्लेडिंग होती है प्लेंटिव की तरफ से जो एक दस्तावेज कोर्ट में जमा होता है कंप्लेनेंट की फॉर्म में, कंप्लेंट की फॉर्म में उसे प्लेंट बोला जाता है। रिटन स्टेटमेंट क्या होता है कि डिफेंडेंट को जब जवाब देना होता है उसे रिटन स्टेटमेंट बोला जाता है। एफिडेविट क्या होता है? एफिडेविट पे एक तरीके से रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो प्रूव करता है कि प्लीडिंग में क्या सच्चाई है और क्या नहीं है। तो उसके जो भी पार्टी जो है प्लीडिंग में मान लो प्लेंट दे रही है या रिटन स्टेटमेंट दे रही है, उससे एक एफिडेविट भी साथ में एनक्लोज करना पड़ता है। जुरिसडिक्शन क्या होता है कि कोर्ट की क्या कॉम्पिटेंसी है, क्या वो मैटर को एडजुडिकेट कर सकता है या नहीं कर सकता। सिविल राइट्स क्या होते हैं? सिविल राइट्स जो है एक प्राइवेट पर्सन से रिलेटेड होते हैं, किसी प्राइवेट पर्सन के राइट्स बोला जाता है। जब पब्लिक एज के लिए जो राइट्स होते हैं पब्लिक राइट्स बोलते हैं। कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है कि जिस टाइम पर कोई भी एक इंसिडेंट क्रिएट हुआ जिसके बेस पर आप कोर्ट में अपना राइट क्लेम करते हैं, उसे क्या कहते हैं? कॉज ऑफ एक्शन कहते हैं। फैक्ट इन इश्यू क्या है? जो वन पार्टी के द्वारा एफर्म किए जाते हैं और दूसरी पार्टी द्वारा जो रिजेक्ट किए जाते हैं। एक पार्टी कहती है कि ये काम हुआ है और दूसरा कहता है ये काम नहीं हुआ, वो फैक्ट इन इश्यू हो जाता है। प्लीडिंग क्या होता है? प्लीडिंग इंक्लूड्स प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, दोनों चीजों को प्लीडिंग बोला जाता है और पार्टीज के थ्रू जो है कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। समन्स क्या होता है? एक तरीके से नोटिस होता है, डॉक्यूमेंट होता है जो कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है सामने वाली पार्टी को प्रेजेंट होने के लिए। दस्ती समन क्या होता है कि जिसमें व्यक्ति जो है प्लेंटिव जो होता है पर्सनली जो समन डिफेंडेंट को देता है उसे दस्ती समन बोला जाता है। सेटअप क्या होता है? एक तरीके से काउंटर क्लेम इसे बोलते हैं, क्रॉस क्लेम बोलते हैं कि एक व्यक्ति कहता है कि मुझे इससे 50,000 रुपए लेना है, दूसरा कहता है मुझे इसे 70,000 लेना है, तो मेरी जो पेमेंट है उसमें से आप इसको सेटअप कर दीजिए। उसे एक्चुअली काउंटर क्लेम बोला जाता है कि जब आप क्रॉस में अपना क्लेम मांगते हो, लेकिन सेट ऑफ का मतलब होता है एक तरीके से कि दोनों तरफ से क्लेम जो है लिए जा रहे हैं, या मान लो किसी व्यक्ति ने पहले कुछ भुगतान कर दिया उसको फिर उसमें एडजस्ट किया जाता है। सेट ऑफ का मतलब आप एडजस्ट की फॉर्म में ले सकते हो। अमेंडमेंट क्या होता है? एक तरीके का ऑल्ट्रेशन और चेंज होता है किसी भी प्लीडिंग में जो पार्टी की तरफ से दी जाती है, और ये ज्यादातर कहा जाता है कि अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पे इसको दिया जाना चाहिए। डिग्री क्या होता है? इट इज ए फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है जजमेंट का। सूट के अंदर ये राइट्स और जो होता है डिटरमाइन करता है राइट्स जो पार्टी के होते हैं। अटेंडेंस क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोई पार्टी को किस डेट पर और किस तारीख पर किस दिन जो है कोर्ट में पेश होना है। इसका मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ द प्लेंटिफ या डिफेंडेंट ऑन द कोर्ट। एडजमेंट क्या होता है? इट मींस सस्पेंड कर देना, तारीख पर तारीख जो है एडजमेंट होता है। फिर एडमिशन क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसी व्यक्ति ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, यानी कि जो भी फैक्ट्स है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं कोर्ट में पेश हुए हैं उसके रिगार्डिंग उसने कह दिया हाँ जी ये डॉक्यूमेंट उसके रेफरेंस में है, या ये जो मैं कबूल कर रहा हूँ, कोई स्टेटमेंट दे रहा है, कोई डॉक्यूमेंट दे रहा है, वो सारी चीजें क्या होती है? एडमिशन बोला जाता है। जजमेंट क्या होता है? जजमेंट एक तरीके का कंक्लूजन होता है किसी केस का, जब जज डिसाइड करता है उसको मेरिट्स पर, ये जो है फाइनल हियरिंग पर दिया जाता है। इंडिजेंट पर्सन क्या होता है? एक पर्सन जो है जो पेनीलेस है, जिसके पास रुपया नहीं है एक भी, पॉपर है, गरीब बोला जाता है, जिसे पुअर बोला जाता है, उसे क्या कहा जाता है? इंडिजेंट पर्सन कहा जाता है। वो अनेबल टू पे द फीस, जो भी कोर्ट फीस है नहीं दे पाता। ऑर्डर क्या होता है? देयर कैन बी मैनी ऑर्डर्स, कई ऑर्डर हो सकते हैं कोर्ट में और हर एक ऑर्डर जो अपीलेबल हो ये जरूरी नहीं है। तो ऑर्डर जो है डिक्री से अलग होता है। एक डिक्री में पता नहीं कितने ऑर्डर पास किए जाते हैं।
लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? वो लीगल हेयर होता है जो किसी डिसीज पर्सन के बिहाफ पर कोर्ट में अपने आप को पेश करता है, वो उसको क्या बोला जाता है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। रेप्लिकेशन क्या होता है? प्लेंटिफ ने जो आंसर दिया है या रिप्लाई दिया डिफेंडेंट की रिटन स्टेटमेंट को, उसे रेप्लिकेशन बोला जाता है। रिजॉइंडर क्या होता है? जब डिफेंडेंट की स्टेटमेंट का प्लेंटिफ रिप्लाई दे देता है, उस रिप्लाई का फर्दर जो रिप्लाई होता है उसे रेप्लिकेशन कहता है, कहा जाता है। या मान लो सॉरी उसे रिजॉइंडर कहा जाता है। या मान लो बीच में कई बार एक एप्लीकेशन और लगा दी जाती है किसी भी प्लेंटिफ या डिफेंडेंट के द्वारा कि हमें जो है इंटरिम जो है ऑर्डर पास होने से पहले ही हमें कुछ डैमेजेस या इंजंक्शन मिलना चाहिए, उसे क्या इंटरिम एप्लीकेशन बोला जाता है। अटैचमेंट क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी की प्रॉपर्टी को सीज कर लेना, और वो जो डिमांड्स होते हैं प्लेंटिफ के उसको क्लेम करने के रिगार्डिंग जो प्रॉपर्टी को सीज कर दिया जाता है। गार्निशी ऑर्डर, आज का लेक्चर हमारा स्टार्ट होता है गार्निशी ऑर्डर। गार्निशी ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री और मेन दोनों में इसको अच्छे से पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। गार्निशी एक्चुअल में क्या होता है? डेटर ऑफ जजमेंट डेटर। अब सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज जजमेंट डेटर और व्हाट इज डिक्री होल्डर। देखिए मान लीजिए एक व्यक्ति ए है, वो कोर्ट में गया, ठीक है, किसके अगेंस्ट? बी के। अब मान लो ए ने कुछ डिमांड किया लेकिन ये केस हार गया। केस किसके पक्ष में आया? बी के। डिग्री किसके पक्ष में पास की गई? बी के। तो बी क्या हो जाएगा? डिग्री होल्डर हो जाएगा। या मान लो ए के ऑर्डर में, ए के फेवर में डिग्री पास हुई तो ए डिग्री होल्डर हो जाएगा, और बी क्या हो जाएगा? जजमेंट डेटर। यानी कि जिस व्यक्ति को जजमेंट डेटर है कि उसको कुछ डेट पे करना है, कुछ रुपया सबमिट करना है, जजमेंट डेटर वो बोला जाएगा जिसके अगेंस्ट ऑर्डर पास हुआ है। अब गार्निशी क्या होता है? गार्निशी जो होता है जजमेंट डेटर का भी डेटर है। ए का ऑर्डर हुआ कि ए को जो है ए पेमेंट करेगा बी को, यानी पेमेंट किसको देनी है? ए को देनी है। लेकिन ए कहता है कोर्ट में कि जी मुझे जो है सी से लेनी है पेमेंट, तो जो है सी जो है वो पेमेंट देगा। तो सी के अगेंस्ट अगर कोई ऑर्डर कोर्ट के द्वारा पास हो जाता है वो गार्निशी ऑर्डर होता है। तो ये जजमेंट डेटर है और ये उसका डेटर है। जजमेंट डेटर को भी कुछ किसी से रुपया लेना है, ये उसका डेटर है। तो गार्निशी इज ए डेटर ऑफ जजमेंट डेटर का ये डेटर होता है। ही इज ए पर्सन हु इज ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट। अब कोर्ट के थ्रू जो है ऑर्डर दिया जाता है उस व्यक्ति को कि वो जो है डेट्स उस पर्सन के देगा जिसने एक जजमेंट जो है उसके फेवर में आया है और क्रेडिटर के अगेंस्ट आया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी सेक्शन 46A है शायद जो गार्निशी ऑर्डर की बात, गार्निशी की बात करता है। आप सबसे पहले बेयर एक्ट भी निकाल लीजिए तो हम साथ साथ इसको क्लैरिफाई भी कर लेते हैं क्या होता है सेक्शन 46 में क्या है। देखिए छोटे छोटे पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट। अगर आपके सेक्शन 46 गार्निशी ऑर्डर नहीं है, गार्निशी ऑर्डर किसी और प्रोविजन में है। आई चेक फर्स्टली, आफ्टर दैट आई विल डिस्कस विद यू। आप बेयर एक्ट निकाल लीजिए। बेयर एक्ट में आपको मिलेगा ऑर्डर 21 जो बहुत लेंथी, सबसे बड़ा ऑर्डर वही है बेयर एक्ट में। ऑर्डर 21 रूल जो है 46A। देखिए मैंने आपको 46A बोला था, तो ये कहीं ना कहीं हमारे मेमोरी में स्टोर होता है लेकिन किसी वजह से स्लिप हो गया है। मान लो ऑर्डर है नहीं है, वो रूल नहीं है या वो सेक्शन नहीं है, तो हमारा एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो ऑर्डर 21 रूल 46A टू 46I गार्निशी ऑर्डर से डील करते हैं। गार्निशी ऑर्डर से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है उस सभी को ये डील करते हैं, ठीक है। तो ये आप माइंड में रखिए गार्निशी ऑर्डर क्या होता है। तो इसको मुझे अलग कलर में करने की कोशिश करनी पड़ेगी कि मान लीजिए हम बैकग्राउंड का जो टेक्स्ट का कलर है ब्लैक रख लेते हैं, रेड रख लेते, मैरून, और बैकग्राउंड जो है वो ठीक है। तो इसको मैं दोबारा से मेंशन करती हूँ। ऑर्डर 21 रूल 46A टू 46I ये गार्निशी ऑर्डर की बात करता है। आई होप आपको गार्निशी ऑर्डर समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। डेपोनेंट कौन होता है? ही इज द पर्सन हु मेक्स एन एफिडेविट एज ए विटनेस। विटनेस के तौर पर जो अपनी एफिडेविट बना, जब आप एफिडेविट देखते हो ना लास्ट में डेपोनेंट लिखा होता है, शपथकर्ता बोलते हैं जिसे एक्चुअल में, तो वो एक एफिडेविट बनाता है। जो भी व्यक्ति एक एफिडेविट देता है और विटनेस के तौर पर और उसमें अपनी टेस्टिमनी कोर्ट में अपना जो है एविडेंस देता है उसको डेपोनेंट बोला जाता है।
प्रीएम्प्शन क्या होता है? इट इज ए प्रेफरेंशियल राइट टू परचेज प्रॉपर्टी बिफोर अदर। एक्चुअल में प्रेफरेंशियल राइट क्या होता है? देखिए, परचेज की बात है ये भी। एक व्यक्ति है, इसके पास ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। बी एक व्यक्ति है, इसके पास ये प्रॉपर्टी है। ये दोनों क्या है? भाई है। सी कोई और व्यक्ति है। अब मान लो बी जो है किसी कारण से अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है, या मान लो ऑक्शन हो रही है और इसकी प्रॉपर्टी सेल की जा रही है, तो सबसे पहला जो राइट है, प्रेफरेंशियल राइट है, वो ए का होगा, क्योंकि ए उसका ब्लड रिलेशन में भाई है। तो सबसे पहला राइट ए का उस प्रॉपर्टी को परचेज करने का। अगर ए कह देता है कि जी मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं इस प्रॉपर्टी को कैसे परचेज करूं, उस मामले में सी हैज द राइट टू परचेज दिस प्रॉपर्टी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। टीपीए में ये प्रोविजन आएगा। प्रीएम्प्शन और प्रीएम्प्टरी राइट क्या होते हैं? प्रेफरेंशियल राइट होते हैं ये। प्राइमा फेसाई केस क्या होता है? इट मीन्स द वे केस अपीयर्स टू बी ऑन फेस। फेस का मतलब है जब कोर्ट के सामने केस आया तो कोर्ट को देखते ही लग गया कि हाँ ये एक्चुअल केस है। प्राइमा फेसाई, ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड बोलते हैं जिसे। तो ये प्राइमा फेसाई जो है केस होता है। अब बात आती है रिमांड। रिमांड ये वो रिमांड नहीं है जो पुलिस रिमांड लेती है। सिविल मैटर्स में रिमांड का मतलब होता है टू सेंड बैक द केस टू द लोअर कोर्ट। अब मान लो एक हाई कोर्ट है, कोई सॉरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इसमें से आगे अपील की गई है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट क्या करता है? खुद इसे नहीं सुनता, बल्कि ये वापस उस केस को रिवर्ट कर देता है, रिस्टोर बैक कर देता है कि अब दोबारा से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक बार और इसको कंसीडर करेगी। एक तरीके से रिव्यू आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। फिर हम मेरिट्स। मेरिट्स क्या होते हैं? क्या ये एग्जाम में जो मेरिट पे बच्चा पास होता है वो होता है? नहीं, ये होता है व्हेन द केस इज डिसाइडेड ऑन द रियल कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टी। रियल कंट्रोवर्सी जो है उसी के आधार पर, जब जो एक्चुअल में वास्तविक जो मुद्दा था उसी मुद्दे के आधार पर केस का फाइनल डिसीजन आता है, उसे मेरिट्स पे बोला जाता है। एक्चुअल में मेरिट्स क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया जाना चाहिए। मेरिट्स का मतलब है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। जब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो होगा तो इसका मतलब दोनों पार्टी को राइट टू हियरिंग दिया गया, दोनों ने अपने एविडेंसेस रखे, तो उस मामले में उस केस का जो फाइनल डिसीजन आएगा वो मेरिट्स पर आएगा, जिसमें कोर्ट के द्वारा जो है रीजंस भी रिकॉर्ड किए गए। रीजन हैज टू बी रिकॉर्डेड बाय द कोर्ट दैट व्हाई द कोर्ट डिसाइडेड द केस। क्यों डिसाइड कर रही है कोर्ट, वो कोर्ट बताएगी। कॉग्निजेंस क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड होता है। ऐसा नहीं है कि जजेस के पास माइंड होता नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड का मतलब होता है कि जब कोर्ट को ये लगता है, जज को ये लगता है कि अब इस केस के ऊपर संज्ञान लेना जरूरी है। कोर्ट के सामने मान लो कोई प्लेंट आया, कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और फर्दर जो है उसके जिस दिन कोर्ट ने उस मैटर को एक्सेप्ट कर लिया और सम्मन इश्यू कर दिए गए, एक तरीके से वो कॉग्निजेंस हो गया है, संज्ञान लेना। प्लेस ऑफ सुइंग क्या होता है? इट मीन्स द प्लेस ऑफ टेरिटरी, यानी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की एक प्रॉपर्टी ये है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का हम नाम रख देते हैं, मान लो ये पड़ता है पंजाब में, ठीक है। फिर एक प्रॉपर्टी और है, मान लो उसकी ये, इस प्रॉपर्टी का हम नाम रख देते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है ये है राजस्थान का पार्ट, ठीक है। फिर तीसरी प्रॉपर्टी की हम बात कर देते हैं, ये जो प्रॉपर्टी है ये मान लो हरियाणा का पार्ट, कोई ऐसा कोना है जहां पर प्रॉपर्टी का अलग अलग हिस्सा आ रहा है। अब मान लो ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी है, इसका कुछ हिस्सा इधर आ रहा है और कुछ हिस्सा जो है इस राजस्थान में फॉल कर रहा है, कुछ हिस्सा जो है हरियाणा में कर रहा है, और ये पूरी की प्रॉपर्टी पंजाब में है। तो मान लो ये प्रॉपर्टी किसी ए नाम की व्यक्ति की है, तो ए क्या कर सकता है? ए पंजाब में भी सूट फाइल कर सकता है प्रॉपर्टी का, राजस्थान में भी सूट फाइल कर सकता है और हरियाणा में भी कर सकता है। तो प्लेस ऑफ टेरिटरी क्या है? ये प्लेस ऑफ टेरिटरी वही होगी जहां पर उसकी प्रॉपर्टी जो है डिसाइड, जो पर इश्यू है, जो इश्यू अराइज हुआ वो जिस एरिया में पड़ेगा उस एरिया को ही प्लेस और टेरिटरी बोला जाता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? अब इन एग्जांपल्स को मैं चलो रहने देती हूं,
आपके माइंड में रह जाएगा। इसको मैं लिख देती हूँ, इधर कर देती हूँ थोड़ा सा। तो आपको पता लगेगा कि कहाँ पर प्लेस ऑफ सुइंग है, प्लेस ऑफ टेरिटरी क्या है, सब्जेक्ट मैटर है, उसके हिसाब से जहां पर एरिया बन रहा है कि किस कोर्ट में केस फाइल होगा, सूट फाइल होगा, वो क्या है, प्लेस ऑफ सुइंग हो जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या होता है? इट इज ए सूट दैट इज फाइल्ड बाय वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ हिमसेल्फ एंड ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, इसमें आगे क्या है, अलग अलग क्वार्टर्स बने हुए हैं। मान लीजिए ये है, ये है, ये है, क्वार्टर्स है ये कुछ, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो क्वार्टर है ये किसी ए का है, ये बी का है, ये सी का, ये मैं लिख रही हूं आपको काफी डिटेल में एग्जांपल बताने के लिए, ई एफ, ये मान लो इनका पार्किंग एरिया है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो एक बिल्डर था, मान लीजिए ये कोई बिल्डर है, इसको हम कह देते हैं, मान लीजिए एल है, एक बिल्डर है ये। अब ये क्या कहता है, इसने पहले तो अर्नेस्ट मनी ले ली, बयाना करवा दिया, सब कुछ है कि इसमें जो है ये फ्लैट आपके हो जाएंगे और फ्लैट के लिए आपको 10-10 लाख रुपए देने हैं, लेकिन 2-2 लाख रुपए आपने एडवांस देना है। तो इन सभी ने क्या किया, 2-2 लाख रुपए एडवांस दे दिए, 12 लाख रुपए इसके पास आ गए। कुछ टाइम बाद ये कहता है कि मैं जो है अब आपको प्लाट भी नहीं दूंगा और आपकी पेमेंट भी नहीं दूंगा। तो अब ये सारे के सारे क्या नौकरी पेशे वाले लोग हैं, ये सारे के सारे अब केस सोच रहे हैं कि अगर हम केस फाइल करेंगे, सूट फाइल करेंगे, हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो ये क्या करते हैं सारे मिलके, एक चीज और देख लीजिए आप, ये जो है ना इसमें दिया हुआ है सेम इंटरेस्ट, सेम इंटरेस्ट होना जरूरी है। अगर मान लो ये सारे, मान लो किसी एक और व्यक्ति को, जी को कहते हैं कि आप हमारा केस जो है कोर्ट में पेश कीजिए हम सभी के बिहाफ से पावर ऑफ अटॉर्नी लेके, तो वो नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इनका सेम इंटरेस्ट है कि सभी के पैसे डूब रहे हैं। ये क्या करेंगे कि मान लो ये सी है, ये गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में है। ये सारे क्या करते हैं, अब ये सारे कहते हैं कि सी जो है वो हमारा केस लड़ेगा, कोर्ट में हमारी तरफ से जाएगा और कोर्ट में पेश करेगा हमारी तरफ से केस को। तो ये सी क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव हो गया इन सब का। तो ये केस क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव सूट होगा। ये जो सूट फाइल किया जाएगा सी के द्वारा किया जाएगा और सारे व्यक्तियों के बिहाफ में पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ किया जाएगा। तो ये क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव सूट हो गया। ऑर्डर 1 रूल 8 जो है इसकी बात करता है। अब बात आती है एग्जीक्यूशन की। एग्जीक्यूशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ द डिक्री। डिक्री को एनफोर्समेंट कराने का एक प्रोसेस होता है। इट इज अ मीन टू एनेबल द डिक्री होल्डर टू रैलिश फ्रूट ऑफ द, जो डिक्री का जो फ्रूट है वो उसको मिले। मान लीजिए कि ए के फेवर में डिक्री पास हो गई, ए के फेवर में होगी, ये कोर्ट में जाता है एग्जीक्यूशन करवाने के लिए। मान लो इसको ऑर्डर दिया गया, इसके फेवर में डिक्री, किसको जो है ये गवर्नमेंट जो है ये 5 लाख रुपए देगी। अब 5 लाख रुपए डायरेक्ट इसके अकाउंट में नहीं आएंगे, ये क्या करेगा, कोर्ट में जाएगा, एग्जीक्यूट करवाएगा डिग्री। किसके तहत करवाएगा, ऑर्डर 21 के तहत। 21 के प्रोसीजर्स फॉलो होंगे। मान लो को ये कहता है कि अभी नहीं देते तो इसकी जो किसी भी डिपार्टमेंट का हेड है तो कुछ प्रॉपर्टी को अगर है या गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज है उसको जब्त कर ली जाएगी, कोई कार है उसको जब्त कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग मेथड से अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी हो जाएगी, या जो भी एक सिस्टम एग्जीक्यूशन का वो ऑर्डर 21 में है। तो वो कहता है कि आपको डिक्री एग्जीक्यूट करवानी पड़ेगी, उसके बाद ही आप जो है फर्दर उसका बेनिफिट ले सकेंगे। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कहाँ होती है, ये एग्जीक्यूटिंग कोर्ट वो कोर्ट भी हो सकती है जो जजमेंट देती है, वो कोर्ट भी हो सकती है कि जजमेंट मान लो हरियाणा की कोर्ट में दिया गया और प्रॉपर्टी जो है कुछ शेयर जो है राजस्थान का है और वो कवर करना है, तो यहां से अगर वो ट्रांसफर कर दिया गया एग्जीक्यूशन के लिए तो दूसरी कोर्ट भी उसे एग्जीक्यूट कर सकती है। यानी कि जो डिक्री को एग्जीक्यूट करेगी वही होगा। जनरली जो होता है, ये कौन सी कोर्ट होती है, जनरली ये जो होती है वो कोर्ट होती है जो पास करती है डिक्री को। फिर ए सूट ऑफ सिविल नेचर क्या होता है, ए सूट इज ए सिविल नेचर व्हेन द प्रिंसिपल क्वेश्चन ऑफ जो भी उसमें इश्यू अराइज हुआ है, फैक्ट एंड इश्यू जो है वो किसी के सिविल राइट से जुड़ा हुआ है,
तो उसे क्या कहेंगे, सूट ऑफ सिविल नेचर कहेंगे। एक्सप्रेस बार और इम्प्लाइड बार, एक्सप्रेस का मतलब जो लिखा हुआ है, एक्ट में लिखा हुआ है, किसी लॉ में लिखा हुआ है कि आप जो है बार हो, बार का मतलब आपको रोका जा रहा है, लिखित रूप में कहीं कुछ मेंशन किया गया है किसी स्टैट्यूट से कि आप जो है ये एक्ट नहीं कर सकते, वो एक्सप्रेस बार है। लेकिन कहीं जो है एक्सप्रेसली तो कहीं बार नहीं किया गया, लेकिन कंडक्ट से ये लग रहा है कि वो बार है, तो वो इम्प्लाइडली बार हो जाएगा और जनरल प्रिंसिपल पर फॉलो होगा। पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन क्या होता है, वन द जुरिस्डिक्शन ऑफ ए सूट डिटरमाइन मॉनेटरी वैल्यू। मान लीजिए कोई लोअर कोर्ट है, उसमें सिर्फ आप 20 लाख तक का सूट फाइल कर सकते हो। अगर आप 25 लाख का करोगे तो आपका जो है वो पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन नहीं आएगा, आपको किसी अलग कोर्ट में या तो आपका केस जो है आपको पहले रिटर्न भी किया जा सकता है आपकी प्लेंट, और वहां पर ट्रांसफर भी की जा सकती है। सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन क्या होता है कि व्हेन द जुरिस्डिक्शन ऑफ ए सूट इज डिटरमाइंड बाय द मैटर इन डिस्प्यूट, जो मैटर डिस्प्यूट में है, जैसे सिविल मैटर है, फैमिली मैटर है और सो ऑन। जैसे सिविल मैटर के लिए तो आप सिविल कोर्ट में जाओगे, फैमिली मैटर के लिए फैमिली कोर्ट में जाओगे, तो ये सब्जेक्ट मैटर का जुरिस्डिक्शन हो गया। अब बात आती है परसेप्ट। परसेप्ट क्या होता है, परसेप्ट इज एन ऑर्डर और डायरेक्शन होता है जो एक कोर्ट के द्वारा दूसरी कोर्ट को दिया जाता है कि आपको ये एक्ट करना है, जैसे डिग्री एग्जीक्यूट करवानी है, कोई और ऑर्डर देना है, तो ये परसेप्ट है, ये दिया गया है सेक्शन 46 में। फॉरेन कोर्ट क्या होती है, इट इज ए कोर्ट जो हमारे इंडिया की लिमिट से बाहर होती है, उसे फॉरेन कोर्ट कहा जाता है। फॉरेन जजमेंट क्या है, सेक्शन 13 कहता है द जजमेंट जो है फॉरेन कोर्ट के द्वारा किसी सिविल मैटर का दिया गया है वो फॉरेन कोर्ट का जजमेंट माना जाएगा। जजमेंट क्या होता है, इट इज ए स्टेटमेंट होती है गिवन बाय द कोर्ट ऑन बेसिक ऑफ डिग्री, डिग्री के बेस पर, जो डिग्री में ऑर्डर है, डिग्री जो हुई है उसी के बेस पर आपको जजमेंट दिया जाएगा। अपील क्या होती है, इट इज ए प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक पर्सन जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट, निचली कोर्ट का जो जजमेंट है उसको हाई कोर्ट में अपील का, हायर कोर्ट में, मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबसे पहले आ जाओ आप, सिविल कोर्ट आ गई है जैसे, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ गई है, फिर मान लीजिए आप हाई कोर्ट आ गई, फिर सुप्रीम कोर्ट आ गई, इस तरीके से जो अपील्स होती रहेंगी। काउंटर क्लेम क्या होता है, ये क्रॉस सूट होता है, डिफेंडेंट की तरफ से होता है प्लेंटिफ के अगेंस्ट। प्लेंटिफ ने कहा मुझे 50,000 रुपए चाहिए, डिफेंडेंट कहता है ठीक है आ जा, तुझे 50 चाहिए, मुझे तेरे से 70 चाहिए, तो आंसर में जो क्लेम देता है उसी केस के अंदर, तो वो होगा काउंटर क्लेम। नोटिस क्या होता है, जैसे सम्मन होता है उसी तरीके से कि ये भी नोटिस क्या होता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो कोर्ट जो है कोई भी पार्टी को भेज सकती है कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए, जो पार्टीज को सम्मन दिया जाता है और ऐसे नोटिस भी दिया जाता है। एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, स्वीकार करना, इट इज अ मेथड टू सर्टिफाई और डिक्लेयर वंस नॉलेज। किसी व्यक्ति ने कोई एफिडेविट दिया, उस पर अपने सिग्नेचर कर दिए या कोई सर्टिफिकेट दे दिया गया, तो वो क्या है, अपने आप स्वीकार कर रहा है, क्लेरिफाई कर रहा है, सर्टिफाई कर रहा है कि उसकी नॉलेज में ये डॉक्यूमेंट सही है। एक तरीके से ये स्वीकार्य स्टेटमेंट बोला जाता है, इसे एक्सेप्टेंस है। ये रिकॉर्ड क्या होता है, इट इज द रिकॉर्ड मेंटेन द कोर्ट के द्वारा वो सारा का सारा प्रोसेस जिसमें डॉक्यूमेंट, एविडेंसेस और अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड होती है उस किसी केस की, उसे रिकॉर्ड बोला जाता है। आपने सुना होगा कई बार कि केस जो है खारिज हो गया है, रिकॉर्ड रूम में फाइल चली गई है, केस जो है अभी चल रहा है, अगली तारीख पड़ी है, फाइल रिकॉर्ड रूम में चली गई है। 50-50 साल पुराने जो जजमेंट्स हैं उनकी भी कॉपी आपको रिकॉर्ड रूम से मिल जाती है, तो वो क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। तो ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट 50 टर्म्स करवा दी है। आई होप आपने आज की टर्म अच्छे से समझी होंगी और आपके माइंड में ये बिल्कुल प्रिंट हो गई होगी। अगर आपको लगता है कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो रहा है और आप मेरे चैनल पे न्यू हो, तो आप क्या कर सकते हो, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हो, जिससे फर्दर जो भी नोटिफिकेशन आउट होगी उससे सबसे पहले आपको मैसेज आ जाएगा कि एक वीडियो अपलोड हो चुका है, आप उसको देखकर बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपको मेरे इस वीडियो में किसी प्रकार की कमी लगी है तो आप जो है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, वो भी मेरे लिए काफी बेनिफिशियल होगा। जो कमियां हैं वो मेरे लिए बेनिफिशियल होंगी और जो इसमें आपके लिए फायदेमंद कुछ चीजें हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। बाकी आप देखिए, रिवीजन करते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए, हार्डवर्क कभी भी वेस्ट नहीं जाता, हार्डवर्क हमेशा आपको आपकी मेहनत का फल जरूर देता है, ऑलवेज आपको फ्रूट्स देता है। और अभी भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।